तथा अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि वो इस समय कहाँ पैसा लगा रहे हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जितनी हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट देख रहा था, तो इसमें काफ़ी सेक्टर्स हैं जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपका काफ़ी बड़ा वेट हिटाची एनर्जी में है। जो एमएनसी पावर है, इसमें काफ़ी बड़ी रैली हुई है। इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं, जहां पर वन वे रैली हुई है पिछले कुछ महीनों में? हाय अनुज, गुड मॉर्निंग। बेसिकली ये पूरा जो ग्लोबल एआई का जो जो तेजी चालू है, ग्लोबल एआई में जो इन्वेस्टमेंट चालू है, जो बहुत बड़ा कैपेक्स चालू है, तो उसमें बेसिकली डेटा सेंटर्स ऑफ कोर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंडली द एचवीडीसी जो पूरी अपॉर्चुनिटी जो है, जो ग्रिड स्टेबिलाईजेशन जो कहते हैं, और आगे जाके जो लोग स्मार्ट ग्रिड की जो बात कर रहे हैं, तो ये जो तरह की जो कंपनी है विच आर नंबर 1 और नंबर 2 नंबर 3 टॉप 3 कंपनीज एचवीडीसी टेक्नोलॉजी ग्लोबली, they are the biggest beneficiaries. So globally, if you look at the entire capex spend for this new technology, चाहे आप AI की ट्रेंड की बात कीजिए, चाहे आप डेटा सेंटर्स रिलेटेड बात कीजिए, चाहे आप द रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड स्टेबिलिटी रिलेटेड अगर बात करेंगे, तो ये तीनों के जो बेनिफिशियरी है वो इस तरह की कंपनी जो आपने एक एग्जांपल दिया हुआ है, जो हमारी पोर्टफोलियो कंपनी में है, इट इज नॉट ए रिकमेंडेशन, प्लीज पुट ए डिस्क्लेमर। सो दीज आर द वेरी बिग बेनिफिशियरीज, एंड दिस बेनिफिशियरीज जस्ट नॉट लास्ट 12 months। अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 सालों से सबसे बड़ा इंडिया में जो पावर का जो कैपेक्स हो रहा है, वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के लिए हो रहा है। और वो जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी जो इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है, उसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो है वो एचवीडीसी प्लेयर्स है। ओके, बिल्कुल। तो इनमें खैर अच्छे डिस्क्लेमर, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है ये। हाँ, ऑब्वियसली पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हो सकता है। अच्छा, आपका सबसे बड़ा जो पोर्टफोलियो में हिस्सा है वो है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में इस समय काफ़ी दिक्कत है। पिछले 3-4 महीनों में रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में बड़ी करेक्शन आई है। कच्चा तेल जिस तरीके से ऊपर है, डॉलर रुपये पे काफ़ी प्रेशर है, एफआई सेलिंग, बहुत फैक्टर्स हैं। रेट हाइक का भी मार्केट को फियर लग रहा है। फाइनेंशियल्स पर आप क्या व्यू ले रहे हैं आप? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स में फर्स्ट पैरामीटर जो चेक करना है वो है कि क्रेडिट ग्रोथ का क्या हो रहा है। तो अगर आप देखोगे कि पिछले 3-4 महीने पहले दिसंबर जनवरी की अगर आप बात करोगे, तो क्रेडिट ग्रोथ इन इंडिया वो 9.6 हो चुका था। मींस इट वाज वेरी, इट इज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। जो पहले 13, 14, 15 हुआ करता था वो 9.5 हो चुका था। और अगर आप पिछले लास्ट 2-3 महीने में अगर इंप्रूवमेंट देखेंगे तो 9.5 का ये वापस 13.5% तक 13.5% हो चुका है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि क्रेडिट ग्रोथ इज नाउ इंप्रूविंग, नंबर 1। लास्ट ईयर बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, और यहाँ लोगों का जो एसेट लायबिलिटी जो मिसमैच होता है, जो प्राइसिंग मैकेनिज्म में जो मिसमैच होता है, उसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर में रहे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर में रहे तो क्या हुआ कि आपका जो पीपीओपी ग्रोथ होता है, प्री प्रोविजन प्रॉफिट ग्रोथ जो होता है, वो म्यूटेड रहा। लेकिन ये साल क्योंकि वो 6 महीने का जो गैप था वो निकल गया है, तो ट्रांजिशन पीरियड जो पेन था वो निकल गया है। तो हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 6, 8, 12 महीने में आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी इंप्रूव होंगे। तो आपकी क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूवमेंट में है, नंबर 1। नंबर 2, आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव होंगे, और नंबर 3, एसेट क्वालिटी अभी भी बढ़िया है। तो ये तीनों का अगर आप कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको ये साल बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में आपको जनरली गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा, जो लास्ट ईयर बहुत म्यूटेड रहा। लेकिन ये साल आपको स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ दिखेंगे, और वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। इन्फ्लेशन इज ए कंसर्न, इंटरेस्ट रेट इज ए कंसर्न, क्रूड ऑयल हाइक इज ए कंसर्न। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना अनुज जी, तो जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक, मॉडरेट हाइक जब भी होता है, थोड़ा इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर रहता है, तभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर इन जनरल डज वेरी वेल, क्योंकि उनको प्राइसिंग पावर रहता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आपकी इंप्रूव होते हैं, क्रेडिट ग्रोथ भी आपका इंप्रूव होता है। तो हिस्टोरिकली जब भी आप ये साइकिल देखोगे तो तभी बैंकिंग ने आउट परफॉर्म किया हुआ है इन द राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट। तो हमें लग रहा है कि अगले 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना आपका इंप्रूवमेंट इन अर्निंग्स होते रहेंगे, वैल्यूएशन कंफर्टेबल रहेंगे, और एक टेलविंड भी मिल जाएगी। ओके, तो अभी तक राजेश जी के पोर्टफोलियो का जो स्टॉक्स हैं उसमें हिताची एनर्जी पर चर्चा हुई, बैंकिंग और फाइनेंस पर चर्चा हुई। राजेश जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। सबसे कम अगर आप देखें एलोकेशन, जैसे कि बहुत से लोग इस मंच पर आए हैं, उन्होंने आईटी को लेकर कहा, आपका भी बहुत ही कम एक्सपोजर है। आई मीन इट्स हार्डली 1.1% है अभी। अब इस वक्त सोच क्या है? मतलब कुछ कंपनियां मिड कैप आईटी में जिन्होंने थोड़ा सा एआई एफर्ट्स किए हैं, कुछ एक्विजिशंस किए हैं, फॉर इंस्टेंस कोफोर्ज,
आईटी को कैसे रीड कर रहे हैं इस प्राइस पे जो प्राइस डैमेज हुआ है सो फार इन आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ CY25 एंड इन CY26 सो फार, उसके बाद वैल्यूएशंस और ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी की देखते हुए, इस बात को देखते हुए कि इन कंपनियों ने कुछ एक्विजिशंस किए हैं, एआई एसेट्स बाय किए हैं यूएस में, आपका टेक क्या बन रहा है? ओवरऑल अगर आप आईटी सर्विसेज की बात करेंगे तो अभी भी प्रेशर पॉइंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी भी नई नई बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आने वाली है। अभी लोगों का एक नया डिबेट स्टार्ट हुआ है कि टोकनाइजेशन कॉस्ट इज वेरी हाई, और ये टोकन कॉस्ट हाई है तो क्या वो हाई कॉस्ट इतनी इंकर कर पाएंगे, तो आरओई बनेगा नहीं, आरओई नहीं बनेगा तो आईटी सर्विसेज वापस अच्छी प्रोबेबली ग्रोथ वापस आएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट नैरेटिव्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम चल रहे हैं। So we are also monitoring situation, very closely. Technology is a evolving sector right now. Every day there are some new nuances. Every day there are some new technology innovations. But broadly speaking, अगर आप देखेंगे globally भी अगर आप देखेंगे तो अभी तक IT spending जो है उसमें improvement of growth की अभी तक कोई अच्छी खबर आई नहीं है। तो हमें लग रहा है कि ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। एज ऑन नाउ बेसिस हमारा व्यू यही है, थोड़ा कॉशियस व्यू पे हम है। वैल्यूएशन करेक्शन हुआ नहीं है, प्राइस करेक्ट हुए हैं लेकिन वैल्यूएशन करेक्शन नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया की जो मेगा आईटी कंपनीज है क्या वो वापस 12, 15, 16% अर्निंग्स को डिलीवर कर सकती है? 3% से 6% हो सकता है और स्टॉक प्राइस 15, 20% बढ़ सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल क्वेश्चन ये रहेगा, क्या ये 12, 14, 15, 16% अर्निंग्स ग्रोथ कर सकती है? अगर वो कर सकती है तो ही जाके आपका वैल्यूएशन जो है वो 20-25 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो पहले एंजॉय किया करते थे वो वापस मिलेगा। अगर 3% से 6%, 7% अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ कर रहे हैं तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 11% है, तो आपका बेंचमार्क हर्डल रेट 11% है। अगर आप 11% के ऊपर नहीं जा सकते हैं तो फिर देयर आर मेनी अदर बेटर अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट इन। हालांकि डेली वोलेटिलिटी रहेगी, कोई सेक्टर कभी परफॉर्म करेगा कोई नहीं करेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है इंडिया में। 5000 लिस्टेड कंपनी है, उसमें से 1000, 1100, 1200 अच्छी कंपनीज है, और वो 1100 में से 40-50 स्टॉक्स का किसी को पोर्टफोलियो बनाना है तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास आईटी सेक्टर सर्विसेज होना, ये कोई कंपल्सन नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, बहुत सारे सेक्टर्स के वैल्यूएशन रीजनेबल है और ग्रोथ अभी भी काफी स्ट्रांग है। जो आईटी में फिलहाल ग्रोथ भी मिसिंग है और वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है। दैट्स व्हाई वी आर राइट नाउ वेट एंड वॉच अप्रोच फॉर आईटी सर्विसेज सेक्टर। वेट एंड वॉच फॉर आईटी। अच्छा राजेश जी, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास कमोडिटीज़ में, मेटल्स में कोई एक्सपोजर नहीं है एज ऑफ नाउ, द विजिबल आई मीन फैक्ट्स इन योर फैक्ट शीट, पर आपका केमिकल में एक्सपोजर है ना? इस बास्केट में आप दरअसल 24-25 मिड तक अर्निंग्स बहुत, अगर आप देखें, पेन में थी, उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ 25 उसमें रिवाइवल था कुछ। अभी केमिकल्स पे आपका टेक क्या है? वीरेंद्र जी, केमिकल सेक्टर राइट नाउ हमें लग रहा है कि अगले प्रोबेबली 1, 2, 3, 4 क्वार्टर में कंटिन्यू टू सी इंप्रूवमेंट इन ट्रेंड्स, क्योंकि केमिकल प्राइसेस जो गिरी हुई थी पिछले 12 महीने में अगर आप देखोगे तो प्रोबेबली इट हैज बिकम अनरियलिस्टिक, अनसस्टेनेबल प्राइसेस। मींस वो प्राइसेस में चाइनीज कंपनी वो भी लॉस करेगी, तो ये लॉस सस्टेन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए लग रहा है एक जनरली केमिकल प्राइसेस में इंप्रूवमेंट होएगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, केमिकल के अंदर भी हम थोड़े स्पेशलिटी केमिकल में फोकस कर रहे हैं, जैसे कि फ्लोरीन केमिस्ट्री है। सो फ्लोरीन केमिस्ट्री इज बीन डूइंग वेल बिकॉज यहाँ पे चाइना का कोई कंपटीशन नहीं है। सो वी आर विद इन स्पेशलिटी केमिकल, वी आर फोकसिंग ऑन ए वेरी नीश सेगमेंट। जैसे कि फ्लोरीन केमिस्ट्री मैंने कहा तो एक अलग टेक्नोलॉजी है, इसमें चाइनीज कंपटीशन बहुत लिमिटेड होती है। डेटा सेंटर्स की जो ग्लोबल डिमांड स्ट्रांग हो रही है उसमें काफी सारे लिक्विड कूलिंग एजेंट जो है, इस तरह की डिफरेंट जो केमिस्ट्रीज है उसका भी यूज काफी व्यापक होता है और उनके भी ये बेनिफिशियरी होते हैं। और दूसरे बहुत सारी केमिकल कंपनी इंडिया में ऐसी है, 2-3 सिलेक्ट कंपनीज जो सीडीएमओ में जा रही है। तो ये जो नई केमिस्ट्री है उसके अंदर जिसका ग्रोथ और बिजनेस मॉडल हो रहा है, सो दे आर नॉट लिंक्ड टू द कमोडिटी प्राइसेस, सो दे आर लिटिल बिट इम्यून टू दिस ओवरऑल चाइनीज कमोडिटी प्रेशर। सो विद इन केमिकल यू नीड टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव, और स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसी सेगमेंट है जहां पे हमारा फोकस है और हमें लग रहा है कि अगले 2-3 साल में यहाँ पे अच्छा सा ग्रोथ मिलेगा। पिछले 12-18 महीने में भी अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन केमिकल जो वन ऑफ आवर होल्डिंग कंपनी है, इट इज डिलीवरिंग सुपर नंबर्स। इस 40-50% अर्निंग्स ग्रोथ स्टोरी है एंड स्टॉक हैज आल्सो डन एक्सट्रीमली वेल। सो यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव विद इन केमिकल स्पेस। फ्लोरीन ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले कुछ समय में। अच्छा, मैं
क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में है और अगर आप डिस्क्लेमर के साथ कुछ अगर थोड़ा सा इन्फॉर्म कर सकें, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ये आदित्य इन्फोटेक में आखिर चल क्या रहा है और इस तरीके की जो री रेटिंग हुई है एवर सिंस लिस्टिंग, इसका कारण क्या है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में बड़ा हिस्सा है ये। देखिए, ये कंपनी ऐसी है जो आई वुड से इसे कंज्यूमर प्ले है। तो कंज्यूमर सिर्फ एफएमसीजी नहीं होता है कि साबुन डिटर्जेंट नहीं होता है, उसके आगे भी तो कंज्यूमर है, जैसे कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड हो गया, सिक्योरिटी कैमरा इज वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। तो ये जो आपने जो कंपनी कही, जो वन ऑफ आवर पोर्टफोलियो कंपनी है, प्लीज पुट ए डिस्क्लेमर, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये अपने सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। तो हमारी ये जो पूरी थीसिस है कि वी बाय मार्केट लीडर्स, सो ही इज ए दिस कंपनी इज ए मार्केट लीडर नंबर 1। नंबर 2, ये पूरा सेक्टर में चाइनीज डंपिंग, और हम इंडिया काफी इंपोर्ट कर रहा था वो चाइना से, और पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर काफी सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीकेशंस हो गए और इसके लिए इंपोर्ट्स काफी कम हो गया, काफी इंपोर्ट्स बैंड हो गया। तो ये जो नंबर 1 डोमेस्टिक कंपनी है, नेचुरली इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। तो इसके लिए इनका मार्केट शेयर जो है वो भी इंप्रूवमेंट हो गया, चालू हो गया। अगर आप पिछले 12-18 महीने देखेंगे तो देयर इज ए सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन मार्केट शेयर। तो एक मार्केट लीडरशिप हो गई, दूसरा एक मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट हो गया, तीसरा एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है, बिकॉज कैमरा इंडस्ट्री, सिक्योरिटी कैमरा इंडस्ट्री इटसेल्फ इज ग्रोइंग डबल डिजिट। सो दिस इज वेरी हाई कंपेयर टू द नॉर्मल एफएमसीजी ग्रोथ ऑफ 4-5-6%। एंड पांचवा, कंपनी इज वेरी एफिशिएंट, रिटर्न ऑन कैपिटल अगर आप देखेंगे, डेट फ्री बैलेंस शीट है। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है। एंड लास्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी हैज फर्दर इंप्रूव्ड इट्स गाइडेंस, सो आपकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट इज द रीजन व्हाई स्टॉक इज बीन डूइंग रीजनेबली वेल। अच्छा राजेश जी, मैं अगर आपके पोर्टफोलियो में देखूं, मैं दो प्रश्न एक ही में सम्मिलित कर देता हूं क्योंकि यहाँ समय का अभाव है। टीवीएस मोटर्स तो है, बट एनी अदर आई मीन ऑटो स्टॉक यू वांट टू इन्वॉल्व इन योर पोर्टफोलियो? इस ऑयल शॉक के बाद जो हमने ऑलमोस्ट क्रूड को 126 पे देखा, टुवर्ड्स ईवी आपका थोड़ा सा अगर आप देखें ध्यान भटका है क्या, या फिर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं उस बास्केट पे आप थोड़ा सा भी? सो बेसिकली ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरी में अगर आप देखेंगे तो ऑटो एंसिलरी इज अवर वेरी लार्ज वेट। ऑटो एंसिलरी में प्रीमियमाइजेशन प्ले है। ऑटो एंसिलरीज में कंटेंट पर व्हीकल, जो कहते हैं कि हर व्हीकल में कितना आपका ऑटो एंसिलरी कंपोनेंट जाता है, उसमें इनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होती है। बहुत सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो है वो ऑटोमोबाइल से डाइवर्सिफाई होके एरोस्पेस में एंट्री कर रहे हैं, डिफेंस में एंट्री कर रहे हैं, और उनकी जो राइट टू विन मार्केट शेयर है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बिकॉज दे आर वेरी गुड इनटू इंजीनियरिंग। पैरेलली अगर आप यूरोप देखेंगे तो वहां पे काफी फैसिलिटीज बंद हो रही है, तो एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी बन रही है। तो हमें लग रहा है कि ऑटो एंसिलरीज इन जनरल will do very good over next 2, 3, 4, 5 years, because you have a number of growth drivers within the entire auto ancillary space. So that's a segment जहां पे हमारा काफी बड़ा वेटेज है within the automobile. ऑलराइट राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और काफ़ी शानदार आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है। होप ऐसे ही करते रहें वो आपके इन्वेस्टर्स के लिए। आज अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात